अस्सलाम वालेकुम बेटा, आई एम जैन नूरानी एंड यू आर वाचिंग नूरानी बायोलॉजी हब। बेटा, हमने इस चैनल के ऊपर एफएससी पार्ट 1 की जो न्यू बुक है उसके लेक्चर्स का आगाज़ किया है। बेटा, हमने आज थर्ड लेक्चर पढ़ना है जो कि चैप्टर नंबर 3 सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल से बिलोंग करता है। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें बेटा हमने पढ़ा था सेल थ्योरी को। उसकी समरी ये थी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे के सारे जो जानदार हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है ये ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। उसके बाद ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो न्यू सेल्स होते हैं वो पहले से मौजूद सेल से मिलके बनते हैं। तो बेटा ये जो बात है ये 200-250 साल का वर्क था जो कि 17th सेंचुरीज, 18th सेंचुरीज और मिड 19th सेंचुरी तक हुआ। क्या आज के दौर में ये काम वैलिड है? वो कॉन्सेप्ट कहलाता है वैलिडेशन एंड एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। क्या ये सेल थ्योरी आज भी वैलिड है? क्या इसको आज भी माना जाता है? ये टॉपिक हमने बेटा डिस्कस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक, वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी। हम सेल थ्योरी की वैलिडेशन में इन तीनों पॉइंट्स को प्रूव करके दिखाएंगे। बेटा हमने वैलिडेशन और एक्सेप्शन इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया है। एक है वैलिडेशन और दूसरा है एक्सेप्शन। वैलिडेशन में क्या है? सबसे पहला पॉइंट है लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बेटा पहले जो माइक्रोस्कोप्स थी वो इतनी एडवांस्ड नहीं थी, उनसे बमुश्किल सेल को देखा जा सकता था। लेकिन आज बहुत एडवांस माइक्रोस्कोप्स बन चुकी हैं जिनमें पर्टिकुलर अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो कि एक सेल को तकरीबन 2.5 लाख गुना यानी 2,50,000 टाइम ये किसी भी चीज को बड़ा करके दिखा सकती है, जिसकी मदद से ना हम सिर्फ सेल देख सकते हैं बल्कि हम सेल के अंदर पाए जाने वाले जो उसके ऑर्गेनेल्स हैं बेटा उनकी स्टडी भी कर सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हमारे पास लाइव सेल इमेजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बेटा ये लाइव सेल इमेजिंग नाम से शो करता है कि सेल जिंदा होगा और फिर उसकी इमेजिंग ली जाएगी। जी हाँ, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको सेल में एक बॉक्स के अंदर, कंट्रोल्ड बॉक्स के अंदर रखा जाता है। उसमें बेटा न्यूट्रिएंट्स भी ऐड कर दिए जाते हैं, उसमें गैसेस भी ऐड कर दी जाती हैं, उसकी पीएच को मेंटेन कर दिया जाता है। यानी एक लिविंग सेल को जिंदा रहने के लिए जो जो चीज रिक्वायर्ड है उसको वो प्रोवाइड कर दी जाती है। फिर उस चैम्बर के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेंस भी लगा दिए जाते हैं और सेल उस दौरान जो जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है वो हमें दिखाई देती है। ये बेटा ट्रैक करता है, ट्रैक होता है देखना, ट्रैक करता है लाइफ सेल इमेजिंग दैट हाउ सेल रेप्लिकेट। जो सेल है बेटा वो कैसे रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेशन से मुराद होता है कॉपीज बनाना। सेल अपनी कॉपीज कैसे बनाता है, इससे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। दो तरह के प्रोसेसेस हैं, एक है बेटा हमारे पास माइटोसिस और दूसरा था हमारे पास मीओसिस। सेल इन दो प्रोसेस के जरिए से अपनी कॉपीज बनाता है। तो इसमें इमेजिंग की जाती है। आफ्टर दैट उस इमेजिंग को जोड़ के वीडियोस लिंक या वीडियो क्लिप बना लिए जाते हैं। ये किस चीज को प्रूव करता है? ये सेल थ्योरी के तीसरे पॉइंट को प्रूव करता है कि ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जी हाँ, ये 21st सेंचुरी में भी जो कि मॉडर्न सेंचुरी और मॉडर्न टूल्स हमारे पास हैं, तो बेटा ये पॉइंट प्रूव होता है लाइव सेल इमेजिंग से कि जो हमारे पास न्यू सेल्स होते हैं these are arise from pre-existing cells। वो pre-existing cells यानी पहले से मौजूद सेल्स से हासिल किए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रूफ है। इसके बाद पॉइंट आता है डीएनए सीक्वेंसिंग। ये बेटा आपको लफ्ज क्या बता रहा है? ये लफ्ज बता रहा है कि जो डीएनए है इट्स आवर हेरिडिटरी मटेरियल। ये बेटा हमारा हेरिडिटरी मटेरियल होता है, इट्स आवर हेरिडिटरी मटेरियल, विरासती मादा। और सीक्वेंस से मुराद क्या है? ये जो डीएनए है ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। किस चीज से मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। जैसे हमारी बॉडी सेल से बनी है, सेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गेनेल्स भी तो किसी ना किसी चीज से मिलकर बने हैं। तो डीएनए हमारे पास बेटा न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द डीएनए। और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये 4 तरह के होते हैं, ए, टी, जी और सी डीएनए के अंदर। तो इनकी सीक्वेंस मालूम करना कि डीएनए के ऊपर कौन सी सीक्वेंस है, ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या डीएनए सीक्वेंस या जीन सीक्वेंस बेटा कहलाता है। तो जब इसको देखा गया
तो ये डीएनए हमारे अंदर बी ए टी जी सी 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। ये बेटा प्लांट के अंदर बी ए टी जी सी से मिलकर बना है। ये बैक्टीरिया के अंदर भी, जो कि फर्स्ट लाइफ फॉर्म, जिस तरह इंसेस्टर कॉमन है उसी तरह इनके अंदर बेटा एक एंटिटी जिसको सेल कहा जाता है, सेल भी कॉमन, यानी ये सारे सेल से मिलकर बने हैं। बस सेल दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक सेल होता है, लेकिन सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये इस पॉइंट से क्लियर हुआ। उसके बाद है टिश्यू कल्चर। बेटा एक साइंटिस्ट है हर्बर्ट गोटलीब, उसने एक स्टेटमेंट दी थी। उसने कहा था कि जो प्लांट सेल्स हैं दीज आर टोटीपोटेंट, जो प्लांट के सेल्स हैं दीज आर टोटीपोटेंट, ये टोटीपोटेंट है। इसका मतलब क्या है? टोटी से मुराद है बेटा टोटल, और पोटेंट से मुराद क्या है? पोटेंशियल। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये बनती है कि एक सेल के पास टोटल पोटेंशियल है किसको बनाने का? एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने का। तो बेटा ये जो मेथड है ये हमारे पास कहलाता है टिश्यू कल्चर। वन सेल मेक्स होल ऑर्गेनिज्म। तो बेटा ये भी इस चीज को इंडिकेट करता है, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हो गई हमारे पास वैलिडेशंस कि सेल थ्योरी आज भी वैलिड है, लेकिन इसके बरअक्स कुछ एक्सेप्शंस हैं। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस दैट आर नॉट फिट इनटू द 3 पॉइंट्स ऑफ द सेल थ्योरी। बेटा वो कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं? वायरसेस आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। बेटा इनमें कुछ प्रॉपर्टीज लिविंग वाली और कुछ नॉन लिविंग वाली होती हैं। तो बेटा एक प्रॉपर्टी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की है वो है प्रेजेंस ऑफ डीएनए और आरएनए। तो ये वायरस के अंदर पाया जाता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, लेकिन वायरस के पास इसके अलावा और ऑर्गेनल्स जो है वो नहीं पाई जाती। इवन दैट इसके पास मेटाबॉलिक मशीनरी भी नहीं है। जी हाँ, मेटाबॉलिक मशीनरी किसको बोलते हैं? बेटा ये सर्टेन काइंड ऑफ एंजाइम्स को कहा जाता है मेटाबॉलिक मशीनरी। मेटाबॉलिक मशीनरी वो मशीनरी होती है जो एनिमल को या सेल को या प्लांट को रेप्लिकेट करने में हेल्प करती है, उसकी कॉपीज बनाने में हेल्प करती है। तो वायरसेस के पास ये वाली मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती। तो वायरस के पास नॉन लिविंग कैरेक्टर है, दे डू नॉट हैव मेटाबॉलिक मशीनरी दैट हेल्प्स इन द कॉपीज ऑफ द वायरस, बट व्हेन दे एंटर द होस्ट, जब ये वायरस मेरे अंदर, आपके अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाता है तो उस वक्त ये लिविंग हो जाता है, इसकी कॉपीज बनना शुरू हो जाती हैं। ये वायरसेस सेल थ्योरी के अंदर फिट नहीं आते। नेक्स्ट है हमारे पास प्रियॉन्स। पी से प्रियॉन है और पी से बेटा है प्रोटीन। तो ये कुछ इस तरह के पार्टिकल्स हैं जो कि प्रोटीन्स के बने होते हैं। दीज आर द प्रोटीन पार्टिकल्स, और ये बेटा इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। दे कॉज इन्फेक्शन, सर्टेन काइंड ऑफ इन्फेक्शंस, लाइक एनिमल्स के अंदर मैड काउ डिजीज, ये बेटा मैड काउ डिजीज को कॉज करते हैं। तो इनकी बहुत ज्यादा नेचर का अभी मुताला नहीं किया गया। तो प्रियॉन्स दैट लैक एवरीथिंग बट हैविंग ओनली वन प्रोटीन, सो दे कैन नॉट फिट इनटू द सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी के अंदर फिट नहीं आते। उसके बाद है वायरियाइड्स। वायरियाइड्स क्या बेटा? दीज आर द स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल। ये स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल हैं और ये भी नुकसान कॉज करता है, प्लांट के अंदर डिजीजेस कॉज करता है। दे कॉज डिजीज इन द प्लांट, प्लांट के अंदर मुख्तलिफ तरह की डिजीजेस कॉज करता है। तो ये भी पूरा सेल नहीं है, ये इसमें ना डीएनए है, आरएनए है। बेटा आरएनए इज नॉट आवर जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों ऑर्गेनेल्स ऐसी हैं जिनके पास अपना डीएनए भी है और इनके पास अपने राइबोसोम्स भी हैं। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज द सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स। इनको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल उसको कहते हैं जो न्यूक्लियस के डीएनए से इंडिपेंडेंट होकर अपनी कॉपीज बना सके, अपनी जिंदगी को रमा दवा कर सके। बेटा ये वही एक्सेप्शन है कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट रह सकती हैं, तो फिर ये सेल थ्योरी में फिट नहीं आती। कहा यह जाता है कि एंशिएंट टाइम्स में, बहुत पहले की बात है, उस वक्त कुछ प्रोकैरियोट्स हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया लाइक प्रोकैरियोट्स, और वो हमारे पास ये इस तरह करके दिस इज अमीबा लाइक प्रोकैरियोट थे एंड दिस इज एनाएरोबिक। ये क्या था? एनाएरोबिक प्रोकैरियोट था, एक बैक्टीरिया था बहुत पहले, ऑक्सीजन की रिएक्शंस में कर सकते। इसके अंदर एक और बैक्टीरिया ऐड हुआ और ऐड होके उन्होंने इकट्ठे ही रहना शुरू कर दिया। नाउ दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये साइंटिफिक ओरिजिन की बात की गई है कि परहैप्स माइटोकॉन्ड्रिया वुड बी द ऑर्गेनेल दैट इज राइज फ्रॉम द एंशिएंट प्रोकैरियोटिक एंसेस्टर्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है फंजाई एंड एल्गी। बेटा कुछ एल्गी और फंजाई इस तरह के होते हैं जो न्यूक्लियस को शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्ट्रक्चर, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर
दिस इज कॉल्ड एज हाइफी, इसको हाइफी कहा जाता है या हाइफा कहा जाता है। और ये क्या करता है, इट इज मेकअप द बॉडी ऑफ फंगस। बेटा जो फंगस है, ये फंजाई है, ये किस चीज से बनी होती है, हाइफी से बनी होती है। कुछ फंजाई के अंदर इस फंगस में काफी ज्यादा न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज द मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस। क्या पढ़ते हैं इसको, मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये हमारे पास अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा सेल्स इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपनी वॉल्स को शेड ऑफ कर दिया, उतार दिया, और अब वो काफी ज्यादा न्यूक्लियाई के साथ सिमिलर साइटोप्लाज्म शेयर करते हैं। तो सेल तो सेपरेट होते हैं, सेल तो इंडिपेंडेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, लेकिन ये फंजाई और कुछ एल्गी के अंदर बेटा जो न्यूक्लियाई होते हैं वो सिमिलर साइटोप्लाज्म को शेयर करते हैं। दिस इज आल्सो एक्सेप्शन। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है वो है फ्यूजन ऑफ मायोसाइट्स। मायोसाइट्स का फ्यूज हो जाना। बेटा ये दो लफ्ज हैं, एक है आपके पास मायो, मायो मसल को बोलते हैं, और साइट बेटा सेल को बोलते हैं, मसल सेल। ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं। इसकी थोड़ी सी बायोसिंथेसिस की तरफ मैं लेके जाता हूं। हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द मायोब्लास्ट्स। इनको क्या पढ़ा जाता है, मायोब्लास्ट कहा जाता है। मायो से मुराद मसल, और बेटा ब्लास्ट, ब्लास्ट जिधर भी आएगा दिस इज कॉल्ड एज द फॉर्मेशन। तो मसल सेल्स को बनाने वाले कुछ सेल्स, ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स क्रिएट करते हैं आगे बेटा कुछ सेल्स, और दीज आर कॉल्ड एज द मायोसाइट्स। इनको मायोसाइट्स कहा जाता है। ये वाले जो सेल्स हैं दीज आर कॉल्ड एज द मायोसाइट्स, ये मायोसाइट्स कहलाते हैं। तो मायोब्लास्ट मायोसाइट को बनाते हैं। बाद में क्या होता है कि ये जो मायोसाइट्स हैं ये एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होके बेटा ये लंबे लंबे सेल्स बना देते हैं, और इनके न्यूक्लियाई भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये आपके पास अब जो लंबे लंबे सेल्स बने हैं जिनके न्यूक्लियाई भी इकट्ठे हुए हैं, दीज आर बेसिकली मायो फाइबर्स कहा जाता है। तो फाइबर भी यहाँ पर मसल के सेल के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये भी सेल्स क्या करते हैं, अपनी सेल मेम्ब्रेन्स को फ्यूज कर लेते हैं, दैट ब्लर द बाउंड्रीज ऑफ द सेल्स, जो कि बाउंड्रीज ऑफ सेल्स को ब्लर खत्म कर देती हैं। तो ये सेल थ्योरी से निकल जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने दो चीजों को डिस्कस किया, सेल थ्योरी की वैलिडेशन, क्या आया कि जो सेल थ्योरी कह रही है आज वो ऐसा ही है, यस। लेकिन बेटा आपको पता है जिंदगी में जहां होती हैं खुशियां वहां गम भी होते हैं। तो जहां ये वैलिड है वहां एक्सेप्शंस भी हैं, वहां पर कुछ इस तरह की चीजें भी हैं जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करती, लाइक वायरसेस, प्रियॉन्स, वायरियाइट्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, फंजाई एंड एल्गी एंड मायोसाइट। तो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर जो है खत्म हुआ। बेटा स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें, और अगर आपको लगता है आपका फायदा हो रहा है तो इसको किसी के साथ शेयर भी कर दें ताकि उसका भी फायदा हो जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।